सो वी हैव टू डिस्कस कि क्या यहाँ से हमारा जो है वो कंप्लीट रोड मैप रहेगा, सो दैट फ्रॉम 33%, मतलब कि जो लोग थोड़ा सा एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, वो कैसे टूवर्ड्स 100%, मतलब कि कैसे वो 90% के ऊपर या 95% के ऊपर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो दैट स्ट्रैटेजी वी विल डिस्कस। तो जो लेक्चर अभी हमारा होगा उसमें हम लोग जो बात करेंगे वो एक प्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि कैसे पेपर को प्रेजेंट किया जाता है, आप लोगों के बेसिकली रिसोर्सेज क्या होंगे, हम इस चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ। एंड स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से ये थोड़ा सा लंबा वीडियो भी बनने वाला है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर जो भी चीज़ें हम लोग बताएंगे एंड इफ़ यू विल फॉलो दैट पार्ट, तो आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, मतलब यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर मार्क्स। तो ये मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ हैं स्ट्रैटेजी वाइज, कि आपका यहाँ से कंप्लीट रोड मैप क्या रहेगा अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि 1 मंथ के बाद हैं। तो पहले तो जो डेट शीट है वो ये है कि 15 फेब को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। देन 20 फेब को साइंस का एग्जाम है। 25 फेब को एसएसटी का एग्जाम है। देन आपका 28 फेब को हिंदी का एग्जाम है। देन 10 मार्च को आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम है। एंड देन लास्ट 18 मार्च को आपको आईटी, सीए या फिर एआई, जो भी आपका कोर्स है उसके हिसाब से आपका एग्जाम होगा। तो हम इसको ना लाइन वाइज डिस्कस करते हैं कि चीजें कि राइट रोड मैप बेसिकली क्या होगा हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर 15 फेब को इंग्लिश का एग्जाम है तो आप लोग 10, 11, 12, 13 एंड 14 को इंग्लिश ही पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है ना, 3-4 डेज तो आपको, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम है इंपॉर्टेंट है, तो आपको 3-4 डेज तो इंग्लिश को देने ही पड़ेंगे ऑटोमेटिकली। एंड 15 को आपका एक एग्जाम है। पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत बच्चों का जो स्लीप साइकिल है ना वो बहुत खराब है। ये इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, इसका मतलब समझाता हूँ कि स्लीप साइकिल खराब होने का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों की टेंडेंसी क्या है कि अभी जैसे कि स्कूल ऑफ है, ठीक है ना, अभी स्कूल जैसे आप लोग नहीं जा रहे, तो आपका क्या है कि पूरी पूरी रात पढ़ना एंड देन यू वेक अप एट 1 o'clock और 2 o'clock इन बेसिकली, मतलब आफ्टरनून ही हो जाता है वो आपको, क्योंकि आप पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत खराब शेड्यूल है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। तो स्कूल ऑफ है तो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि आपका जो एग्जाम स्टार्ट होता है बोर्ड्स का, दैट विल स्टार्ट एट 10:30, मतलब 10:15 से 10:30 रीडिंग टाइम होता है। तो ऑटोमेटिकली आप 10 o'clock तो आपको बेसिकली सेंटर पे पहुंचना है। एंड उसके बाद 10:15 आपको पेपर मिलेगा, रीडिंग टाइम होगा एंड 10:30 जो होगा वो एग्जाम स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि स्लीप साइकिल जो बहुत लोगों का खराब होता है वो क्या होता है कि वो लोग जैसे कि किसी को टेंडेंसी है 12 बजे उठना या 1 बजे उठना या 2 बजे दे वेक अप। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपकी ब्रेन को जो है आदत है 2 बजे उठने की या 12 बजे उठने की, तो आपका ब्रेन फंक्शन यहाँ पे ढंग से नहीं कर पाएगा 10 o'clock। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं ये चीज जरूर मानता हूं कि आपको अपनी स्लीप साइकिल इस तरीके से इंप्रूव करनी चाहिए कि यू शुड, मतलब मेरे को लगता है कि 8 या 8:30 बिल्कुल करेक्ट टाइम है टू वेक अप एवरी डे, सो दैट ना आपको समझ में आए कि आप 8:30 जब उठ रहे हैं तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपका ब्रेन वहां पे ढंग से वर्क करेगा। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्लीप साइकिल भाई इंप्रूव कर लो जिसका खराब है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पेपर में अभी तो इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको, पर जब आपके 1-2 पेपर खराब हो जाएंगे ना इस चक्कर में, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% खराब होंगे, हो सकता है कि पर चांसेस हैं 80-90% कि आपका पेपर खराब हो, आपको आते हुए भी आप उतना कंसंट्रेशन के साथ उस एग्जाम को ना दे पाए। तो इसलिए स्लीप साइकिल को तो भाई इंप्रूव कर लेना सब लोग। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर 10, 11, 12, 13, 14 को आप लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इंग्लिश पढ़ेंगे। मैं पहले ना इंग्लिश के एग्जाम के लिए ही बेसिकली आपको बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से यू कैन प्रिपेयर। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सिलेबस जो है वो इतना ज्यादा नहीं है इंग्लिश के अंदर, सिलेबस काफी लिमिटेड है। ठीक है, अब क्योंकि दो यहाँ पे कोर्स दो हैं, कोर्स ए है कोर्स बी है, दो कोर्सेज है, सब में अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको सही बताऊं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पैटर्न देख लेते हैं।
तो सिलेबस इज वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पे बेसिकली पहले थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कोर्स हैं, एक लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, एक कॉम्पिटिटिव कोर्स है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या है, रीडिंग सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का है, यहाँ पे 22 मार्क्स का है। फिर यहाँ पे जो राइटिंग सेक्शन है वो 10 मार्क्स का है, और यहाँ पे जो राइटिंग सेक्शन है वो अगेन 22 मार्क्स का है। ग्रामर सेक्शन यहाँ पे भी 10 मार्क्स का है और यहाँ पे भी 10 मार्क्स का है। एंड लिटरेचर यहाँ पे 40 मार्क्स का है, और यहाँ पे जो हमारा कॉम्पिटिटिव के अंदर वो 26 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो बहुत देखने को मिल रही है दोनों ही कोर्सेज के अंदर कि लिटरेचर का वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वाले पार्ट के अंदर राइटिंग स्किल्स का वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो मैं आपको ये चीज डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ से। देखो रीडिंग सेक्शन जो होता है ना, उसकी प्रैक्टिस आप बस 3-4 अनसीन पैसेज प्रीवियस ईयर पेपर से कर लो। ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप अलग से नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में कोई भी अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, तो मेरे को ये लगता है, मेरे को सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं लगता, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि 2020, 21, 22, 23, ठीक है ना, 20, 2021, 2022, 2023 एंड 2024, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कर ही लें बिफोर योर एग्जाम्स। ठीक है ना, ये आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल वैसे भी हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर, और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, जो भी सब्जेक्ट है आपके, ये सारे इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, मैथ्स, एआई, ये सब, तो ये 5 जो हैं वो बेसिकली आप लोग 5 ईयर्स के सैंपल पेपर कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन पेपर जो बेसिकली एग्जैक्टली बोर्ड्स में आए हैं, ताकि आपको ना इससे एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक क्लैरिटी भी आएगी। और मैं ना इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको। इसको करने का बहुत सिंपल तरीका क्या है कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना, तो आप क्या करें, पहले सिलेबस कंप्लीट करें तभी अटेम्प्ट करें इसको। सिलेबस कंप्लीट करके ही अटेम्प्ट करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको ना जब दो ना, तो उसको 10:30 to 1:30 के टाइम ड्यूरेशन पे ही दो, क्योंकि आपका बोर्ड का टाइम ड्यूरेशन यही है। आप इसको घर पे 10:30 to 1:30 3 आवर्स का टाइम लगा के ही इस पेपर को दो। अब यहाँ पे ये मत समझना कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पास वहां पे आंसर्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आंसर्स तो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप चेक भी आराम से खुद से भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपके मार्क्स के बेसिस पे मत दो इसको, मार्क्स के अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना। आप एक चीज समझे, आप अगर 3 घंटे एक पेपर लिख रहे हो, तो मतलब आप उस दिन उस चैप्टर के या उस सब्जेक्ट के 30-32 क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है ना, 32 क्वेश्चन ही आते हैं लगभग हर पेपर में, तो उतने क्वेश्चन तो आप कम से कम कर रहे हो। तो ये एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर हर सब्जेक्ट के आप लोग दें। ठीक है, बट मेक श्योर कि सिलेबस कंप्लीट हो, ताकि आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सके। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होगा कि आपको ना, जैसे आपके मार्क्स आने लगेंगे उसमें, इफ यू स्कोर अबव 75 आउट ऑफ 80, तो आपको लगेगा कि आपको एक अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हम फाइनल पेपर में भी उतने मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं अगर आपको इसकी बात बताऊं, रीडिंग की प्रैक्टिस अलग से मत करो, रीडिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपल प्रीवियस ईयर पेपर जब आप ये करेंगे तो रीडिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। राइटिंग स्किल्स में भी मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो राइटिंग स्किल्स के अंदर आप लोग जो है फॉर्मेट तो लर्न होना ही चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट लर्न नहीं है चीजों का, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। क्योंकि अगर कोई भी पेपर चेक करता है और वो ये देखता है कि बच्चे का फॉर्मेट गलत है, तो उसको ये चीज समझ में आती है कि पूरा पेपर इसने कैसे किया होगा, जिस बच्चे को फॉर्मेट ही नहीं पता। तो आपने कहीं अच्छे आंसर्स भी लिखे होंगे ना लिटरेचर वगैरह में, तो वहां पे भी इस चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना भी राइटिंग स्किल जिस भी कोर्स में आ रहे हैं, सबके फॉर्मेट आपको क्लियरली लर्न होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, फॉर्मेट जब आपने लर्न कर लिया है, सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स। अब कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली देख सकते हो, जिनके ऊपर ज्यादातर आता है, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ टॉपिक्स हैं, 5-7 टॉपिक्स, जिसके ऊपर आप ना दो प्रॉब्लम्स वाले पॉइंट डन कर लीजिए, 2 सॉल्यूशन वाले पॉइंट डन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप 2 प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स डन कर लीजिए। जैसे लेटर लिखने के लिए आया एडिटर को भाई ग्लोबल वार्मिंग पे, मैंने काफी बार देखा इन चीजों पे आते हैं, वाटर कंजर्वेशन हो गया, ऐसे टॉपिक्स पे काफी बार पूछा जाता है।
तो जब आपको ये लिखने के लिए आएगा ग्लोबल वार्मिंग या किसी भी चीज के ऊपर, तो आपके पास अगर अच्छे पॉइंट्स दो तो लर्न कर ही सकते हैं अपन, है ना। दो पॉइंट्स लर्न करने में क्या होगा कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखोगे कम से कम उसमें 2 पॉइंट्स तो आपके क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे। बट इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि भाई आपने लर्न किया बट इसमें से वो पेपर नहीं आया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 7 8 10 टॉपिक लर्न करें तो पेपर इसमें से आ ही जाए। तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ कि हो सकता है कि पेपर यहाँ से ना आए। तो मैं उस चीज के लिए बोलता हूँ 10 12 प्रोवर्ब्स लर्न कर लीजिए, आपको इजीली नेट पे मिल जाएंगे। 10 to 12 प्रोवर्ब्स लर्न कर लीजिए जो हर जगह यूज हो ही जाती है। जैसे कि मैं अगर आपको एक प्रोवर्ब बताऊं, एज सेड बाय महात्मा गांधी, इफ यू वांट टू सी द चेंज बी द चेंज, ठीक है ना। जैसे एक प्रोवर्ब है, इफ यू वांट टू सी द चेंज बी द चेंज। अब ये प्रोवर्ब हर जगह लग जाएगी। जैसे कि आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को, ठीक है। अब आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो याद है ना आपको, थर्ड पैराग्राफ में सॉल्यूशन लिखते हैं। जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो उसका सॉल्यूशन लिखोगे ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे आया तो आप अपना सॉल्यूशन दोगे कि भाई क्या सॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग से डील करने का। तो वहां पे आप ये प्रोवर्ब कैसे लिख सकते हो कि आप ये बोल रहे हो कि पहले तो मैं खुद स्टेप लूंगा, ठीक है ना। आप ये बोलोगे ना, आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेक द स्टेप एज सेड बाय महात्मा गांधी, इफ यू वांट टू सी द चेंज बी द चेंज। तो आपको ऐसे घुमा घुमा के प्रोवर्ब्स को यूज करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप 10 से 12 प्रोवर्ब्स एक पेपर में यूज कर रहे हो, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा। पढ़ने वाले को लगेगा कि भाई बच्चे ने कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि एज सेड बाय महात्मा गांधी, इसको इतनी नॉलेज है चीजों के बारे में। तो वहां पे आपका कंटेंट बहुत इंप्रूव हो जाएगा, चाहे आप आगे पीछे कुछ भी लिखो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोवर्ब वाला पॉइंट। अब मैंने आपको बता भी दिया कि आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देन ग्रामर के अंदर, अब ग्रामर के लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं ऑलरेडी, बट मैं आपको 2 टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको आने ही चाहिए एंड उससे पूरी ग्रामर सॉल्व हो जाएगी वैसे तो। एक है टेंसेस और एक है रिपोर्टेड स्पीच। तो टेंसेस है, रिपोर्टेड स्पीच है। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा मोडाल्स और कर लो। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स और भी हो सकते हैं बट मेन तो टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच है। मोडाल्स है, कंजंक्शंस है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं बट मैं इतना इन डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि बाकी चीजें भी हमें डिस्कस करनी है। तो ये टॉपिक्स पे इन टॉपिक्स में से टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो आपकी कमांड होना अच्छा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और मैं क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग का क्वेश्चन आएगा या ओमिशन का क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर 80% क्वेश्चंस में टेंसेस का ही मिस्टेक होता है, ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन तो अलग से आता ही है आपका। तो मैं आपको यही चीज यहाँ पे कन्वे करना चाहता हूँ कि टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, मोडाल्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये टॉपिक्स भी आपको वैसे कवर होने चाहिए। लेट मी इरेज क्योंकि काफी कुछ लिख दिया यहाँ पे, एक सेकंड। तो हम लोग ग्रामर की बात कर रहे थे जो दोनों ही कोर्सेज में 10 मार्क्स का आता है। एंड मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, पूरे इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर ही है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई 10 नंबर की है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे होगी। मैं ये बताता हूँ, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा, यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे या तो आपका +1 है या 0 है, इस चीज को ध्यान रखो। यहाँ पे आपका स्कोप ही नहीं है कि आपको आधा नंबर भी मिल जाएगा या वो मिल जाएगा। लिटरेचर में क्या होता है, आपने आंसर लिख दिया, आपको फिर भी 3 में से 2.5 दे दिया, आपने उतना अच्छा नहीं भी लिखा। तो यहाँ पे तो क्या कि टीचर के पास स्कोप नहीं है आपको मार्क्स देने का। तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगा ग्रामर के सारे टॉपिक्स जरूर कंप्लीट करके जाओ जो मैंने लिखे थे। मैंने वैसे मेन बता दिया, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच है, बट प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स एडिटिंग और ओमिशन में जो होते हैं वो यूज होते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो लास्ट है लिटरेचर। और लिटरेचर के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना चाहता हूँ, एक पेपर में तो 40 मार्क्स की लिटरेचर है और एक में 26 मार्क्स की लिटरेचर है। अगर आप देखोगे तो 20 मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, 40 मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पोम्स एंड पोम्स के जो पोइट है वो लर्न होने ही चाहिए क्योंकि जो आरटीसी आते हैं ना, बहुत बारी पूछा जाता है कि नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट, ठीक है ना। तो नेम पोइट और पोइट का एंड पोम का नेम जो है वो तो आपको लर्न होना ही चाहिए फॉर श्योर। एंड मैं एक चीज बताता हूँ, प्लीज क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने ना बैठे, ये सबसे बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि एक चैप्टर में से कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इट इज अ वेरी इडियोटिक थिंग कि आप जाके क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे हैं, कुछ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रोज के लर्न कर रहे हैं आप लोग, तो वो तो बिल्कुल ही बेवकूफों वाली चीज हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि भाई आप क्या करें, चैप्टर आपको बिल्कुल जिसको बोलते हैं रीडिंग थॉरो होनी चाहिए। आपको चैप्टर में हर एक लाइन हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, हर एक लाइन हर एक वर्ड का मतलब यू शुड नो। अगर आपको ऐसा पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ना बचे, वैसे तो आपके पास 1 महीना तो सफिशिएंट टाइम है, बट लास्ट में क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो लास्ट में ही जागते हैं, तो मैं आपको ये वैसे ही बता सकता हूँ कि समरी पढ़ के भी काम चल जाता है। क्योंकि क्या होता है कि लिटरेचर वाले पोर्शन में ना चॉइसेस बहुत ज्यादा आती है,
5 में से 3 क्वेश्चन करो, 2 में से 1 कर लो, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, ओवरव्यू भी आपको पता होगा ना, तब भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। बट मैं फिर भी बोलूंगा, क्योंकि अगर आपका एम 95%, 98 या 99% लाने का है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हर चैप्टर का रीडिंग अच्छी तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे अगर आपसे इंग्लिश में रिसोर्सेज की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दिया, अगर मैं यहाँ से आपके पास रिसोर्सेज की बात करूं, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीजें बोलूंगा। एक तो जो आपकी बुक्स लगी हुई हैं लिटरेचर की, वो तो आपको वही पढ़नी है। मैंने आपको पहले बोल दिया कि कुछ क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि अगर आप एक पोम पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक वर्ड का मतलब वहां पे पता है, हर एक लाइन का मीनिंग आपको पता है, सेम वे आपको चैप्टर के मीनिंग्स पता है। ठीक है, ग्रामर के लिए रूल्स लर्न होने चाहिए, वो इजिली आपको नेट पे कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको रूल्स मतलब तो रूल्स, थर्ड राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इंग्लिश के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, अब जो बात कर रहा हूं हर एक पेपर की बात कर रहा हूं, दैट इज प्रेजेंटेशन। इसका तो इतना बड़ा रोल है, क्योंकि आपके सारे पेपर जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं, आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, आपका ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेपर एमसीक्यू है, कुछ पेपर्स में पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, बाकी तो है ही नहीं। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि पेपर प्रेजेंटेशन, और पेपर प्रेजेंटेशन 2-3 सब्जेक्ट्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी एंड साइंस में भी है। ठीक है ना, साइंस को फिर भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीजें या तो आपकी ट्रू होंगी या रॉन्ग होंगी। मैथ्स में तो क्या होता है, पेपर प्रेजेंटेशन उतनी मायने नहीं रखती, या तो आपका आंसर सही होगा या आपका आंसर गलत होगा। बट वहां पे भी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन मायने इसलिए रख जाती है कि आपने कई फॉर्मुलेस तो नहीं छोड़ दिए लिखने, कहीं आपने जो मेन पॉइंट्स थे, होता है ना, कहीं आपने फॉर्मुला यूज किया और आपने लिखा ही नहीं, बस आपने सॉल्व कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया और आपने लिखा नहीं, तो वहां पे भी मार्क्स कटने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो जो मैंने इंग्लिश के बताया ना वो सेम हिंदी के लिए भी है भाई, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सेम, तो मैंने जो जो इंग्लिश के लिए बताया सेम विद हिंदी है, क्योंकि दोनों का पेपर सेम ही आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन में आपको बता दो पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, आप ऐसे ना करें भाई क्वेश्चन 1 कर दिया ए सेक्शन का, देन आप उसके बाद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, वो कौन से सेक्शन में पहुंच जाएगा, डी या ई सेक्शन में पहुंच जाएगा। बिल्कुल भी ना करें ऐसे कि आपने क्वेश्चन किया फिर दूसरे सेक्शन को क्वेश्चन कर दिया, अपनी मर्जी से क्वेश्चन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि पेपर चेकर को भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, और वो आपको मार्क्स देगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको पता है ना कि आपके पेपर के ऊपर आपका नाम भी नहीं लिखा जाता, एंड वो सारे पेपर बाहर चेक होते हैं तो आपको जानते भी नहीं है, वो जो उनके लिए वो आपका पेपर है सिर्फ। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज का समझाना चाहता हूँ कि जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके लिए करना क्या है कि जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उस सेक्शन को कंप्लीट अटेम्प्ट करें। अगर आप किसी भी पेपर में सेक्शन डी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सेक्शन डी कंप्लीट अटेम्प्ट करें। अब हो सकता है कि उसका आपको क्वेश्चन 1 आता हो और क्वेश्चन 2 ना आता हो, फिर क्वेश्चन 3 आता हो, तो क्वेश्चन 2 के लिए जितनी स्पेस छोड़ सको वहीं छोड़ दो, और फिर आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पे स्पेस छोड़ने के बाद। मतलब उसको आगे पीछे ना करें, एक सेक्शन को कंप्लीट अटेम्प्ट करें, इस चीज का ध्यान रखिए। और मैं तो साफ साफ बोलता हूँ भाई, किसी का एम अगर 95% के ऊपर जाने का है ना, तो मैं तो कहूंगा सीधा पेपर अटेम्प्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर है। इंग्लिश और हिंदी के लिए एक चीज बोलूंगा, रीडिंग सेक्शन लास्ट में अटेम्प्ट मत करना, ग्रामर और रीडिंग लास्ट में अटेम्प्ट मत करना बिल्कुल भी। मैं यही बोलूंगा, लिटरेचर सेक्शन जो है उसी को लास्ट में अटेम्प्ट करना आप लोग। लिटरेचर सेक्शन को लास्ट में अटेम्प्ट करने का लॉजिक क्या है कि लास्ट में अगर टाइम कम होगा ना, तो आपको आंसर्स पता है, तो आप फटाफट से भी लिख सकते हो। और अगर आप रीडिंग या ग्रामर सेक्शन को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एकदम पेपर के एंड में, तो आपको वहां पे बहुत चीजें सोचनी पड़ेंगी, और वहां पे आप पैनिक करके चीजें गलत कर दोगे आती हुई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। एंड मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, ये चीज मैंने बहुत बार देखी है कि अगर किसी ने इंग्लिश का पेपर पूरा किया है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उसने फॉर्मेट रूल्स सारे सही लिखे हुए हैं, एंड उसने कंटेंट उतना अच्छा नहीं भी लिखा, मैंने जैसे कहा ना प्रोवर्ब्स लिखना ये लिखना, आप नहीं भी लिख के आते हो तब भी 95 के आसपास मैंने बच्चों के नंबर बहुत इजीली देखे हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश हिंदी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसको दिमाग लगा के पेपर करना आता है। ठीक है ना, तो मैं बस आपको ये चीज समझाना चाहता था, ये इंग्लिश हिंदी का कॉन्सेप्ट मैंने भी यहाँ पे ओवर कर दिया। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट कंप्लीटली हमारा। देन आपका 15 फेब को, एक सेकेंड, देन 15 फेब के बाद आप लोगों को 20 फेब का जो एग्जाम है वो साइंस का है। ठीक है ना, ये 15 फेब का एग्जाम इंग्लिश का हो जाएगा। पता है सीबीएसई इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट कि वो आपको पहला पेपर इंग्लिश का देते हैं। उसका एक सिंपल सा रीजन होता है कि इंग्लिश का पेपर क्या होता है कि बहुत बच्चे अच्छा कर लेते हैं तो उनका मोरल डाउन नहीं होता, तो बाकी एक पेपर का जो इफेक्ट होता है ना वो दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है। आपका एक पेपर खराब जाएगा, आपका अगला पेपर भी खराब होने के उतने चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपका पेपर स्टार्टिंग से अच्छे जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा चीजों के अंदर।
अब नेक्स्ट पेपर जो है वो साइंस का है। मैं प्रेजेंटेशन में पॉइंट और बताना चाहता हूँ आपको। प्रेजेंटेशन का वैसे मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि सुंदर राइटिंग लिख के आनी है भाई, वो सब नहीं होता प्रेजेंटेशन का मतलब। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि पेपर के बाद अगर टाइम बचे तो हर आंसर के बाद लाइन डाल दो, एंड जो मेन पॉइंट्स लिखे हैं आपने किसी भी पेपर में, साइंस, एसएसटी, मैथ, किसी में भी जो मेन पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसको पेंसिल स्केल से अंडरलाइन जरूर करें। वो मतलब होता है पेपर प्रेजेंटेशन का, ठीक है। और कोशिश करो कि कटिंग मिनिमम, कटिंग कम से कम हो, वो अपनी साइड से कोशिश करें। बट अगर हो भी जाती है तो बेफालतू में प्लीज फ्लूइड वगैरह किसी भी चीज का यूज ना करें। हो सकता है फ्लूइड फैल जाए, पेपर आपका खराब हो जाए, ठीक है। कुछ बच्चे हैं भाई बादल बना के आएंगे, फ्लूइड लगा देंगे, फिर फ्लूइड सूखने का वेट करेंगे, तो ये सब पागलपंती ना करें। इससे अच्छा ये है कि अगर गलती हो भी जाती है पेंसिल स्केल से काट के आगे बढ़ जाए। तो ये है बस पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब, ठीक है। देन आपका 25 को साइंस का पेपर है। अब यहाँ पे मेन दिक्कत सच्चाई बताऊं उस पूरे पेपर में क्या है कि यहाँ पे 18 एमसीक्यू और 2 एसेशन रीजनिंग आते हैं, मतलब 20 एमसीक्यूज मान लेते हैं हम लोग। भाई ये ना लोगों को लगता है कि अरे पहले ना एमसीक्यूज नहीं आते थे कुछ टाइम पहले, तो वो बेटर था। ये एमसीक्यूज तो सारा गेम आपका खराब कर देगा, क्योंकि यहाँ तो आपका +1 है, अगेन यहाँ पे आपका क्या है 0। ऐसे ही लिटरेचर, सॉरी इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर खराब करते हैं मार्क्स, और यहाँ पे तो 20 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है ये, 20 एमसीक्यूज। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर ले साइंस का, तो मुझे लगता है कि हर चैप्टर के 30-40 एमसीक्यूज तो आपको करने ही पड़ेंगे। और सच्चाई बताओ एमसीक्यूज इजी आते भी नहीं, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए। सबसे ज्यादा नॉलेज अगर किसी भी पेपर में चाहिए ना, वो सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा, हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वहां पे एमसीक्यूज में फंसोगे आप। तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि प्लीज लक्ष्मी सिंह ओपन ना करें, क्योंकि वहां पे चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, देखो सीबीएसई ने एक बुक लगाई है, दैट इज एनसीईआरटी। मैं बताऊं सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे अच्छा रिसोर्स जो है ना वो एनसीईआरटी है। सबसे अच्छा रिसोर्स एनसीईआरटी है, ये तो मिनिमम है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सैंपल पेपर्स की बुक ले सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी एक अच्छी बुक को आप चूज कर सकते हैं। वहां से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू प्लस केस स्टडी की आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ इस पूरे सिनेरियो से कि एनसीईआरटी जो है वो आप लोग उठाओ, वो बिल्कुल आपको, मैं साइंस और मैथ्स दोनों की बात एक साथ कर रहा हूँ, साइंस मैथ्स और एसएसटी तीनों की बात, क्योंकि तीनों में यही है 20 एमसीक्यूज और पैटर्न सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि साइंस मैथ्स एसएसटी सब में 20 एमसीक्यूज आते हैं। मेरा टारगेट तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइंस, मैथ्स और एसएसटी तीनों के अंदर आपको एनसीईआरटी आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। मतलब अगर आपको ये नहीं आता ना, ये मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना चाहता हूँ, मैंने जैसे कि सैंपल पेपर देखा था मैथ्स का, ठीक है ना, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करती है हर एक सब्जेक्ट का हर ईयर, तो उसमें मैंने मैथ्स का पेपर देखा था। मुझे लगता है कि अगर किसी को मैथ्स के पेपर में सिर्फ एनसीईआरटी भी आती हो ना, तो भी उसका मार्क्स जो है वो 75 के ऊपर आ जाएगा आउट ऑफ 80 इजिली। वो सैंपल पेपर में कुछ भी एक्स्ट्रा पूछा ही नहीं गया था कि जो आपको ना आता हो। तो मेरे को ये लगता है कि एनसीईआरटी आपको आनी ही चाहिए। और एनसीईआरटी आने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार करिए, एनसीईआरटी आने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी बंदा आके कोई भी क्वेश्चन दे दे एनसीईआरटी का, तो आप उसको सॉल्व कर दो बिल्कुल, कि आपको सारे स्टेप्स पता है उसके। दैट इज व्हाट इज कि आपको एनसीईआरटी आती है, और वो तब आएगी जब आप इसको 3 से 4 टाइम्स कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि किसी भी सैंपल पेपर किसी भी अलग चीज को करने से अच्छा है कि 3-4 टाइम्स आप एनसीईआरटी सॉल्व करें, एटलीस्ट 3-4 टाइम सॉल्व करना ना इतनी बड़ी चीज नहीं है। पहली बार तो टाइम लगेगा, दूसरी बार तो आप सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जो आपको टफ लगे थे, तीसरी बार भी वो करो जो टफ लगे थे, चौथी बार पेन मत चलाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखो क्या आता है और क्या नहीं आता, और जो नहीं आता उसको प्रैक्टिस करो। ये राइट वे होता है एनसीईआरटी को करने का, ठीक है। एंड जब आपका एनसीईआरटी डन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास 1 मंथ है, हम उतना टाइम नहीं दे सकते कि हम आर डी शर्मा सॉल्व करने बैठ जाए जैसे कि, या लखमीर सिंह सॉल्व करने बैठ जाए, तो ये बहुत इलॉजिकल स्टेप हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, 1 मंथ की स्ट्रैटेजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए कंप्लीट तीनों के अंदर, ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में। एंड उसके बाद अगर आप लोग कर सकते हैं, टाइम आपके पास बचता है, तो ये है कि सैंपल पेपर्स की बुक उठाइए, अगेन 3-3 घंटे का टाइमर सेट करिए, एंड वो पेपर लिखिए, सॉल्यूशंस होते हैं। और सैंपल पेपर की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बुक्स बेफालतू में बिक रही है मार्केट के अंदर, ऑनलाइन जाओ सब अवेलेबल है। आपको ऑनलाइन चले जाना,
इतने सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे कि आप करते करते थक जाओगे, सैंपल पेपर खत्म नहीं होंगे ऑनलाइन, और सब में सेम कंटेंट है। तो जो बोलते हैं ना ये स्पेशल बुक है, ये बुक है, वो बुक है, कोई बुक स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो आप सैंपल पेपर्स करिए। तो मेरे को लगता है मिनिमम रिक्वायरमेंट तीनों ही पेपर साइंस मैथ्स एसएसटी में क्या है कि भाई आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी। सेकंड आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी, व्हेन यू आर डन विद एनसीईआरटी, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हम 3 घंटे का टाइम सेट करके पेपर की तरह करेंगे। एंड थर्ड सैंपल पेपर्स, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये दोनों तो बहुत ही करना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये करना है अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो ये तो पूरा मैंने आपको समझाया कि सिनेरियो क्या है। मैं अभी भी बोलूंगा प्लीज साइंस में लक्ष्मी सिंह पढ़ने ना बैठे, मैथ्स में आर डी शर्मा पढ़ने ना बैठे। एंड मैं एक एसएसटी के लिए एक चीज आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि एसएसटी में लर्निंग वाला थिंग बहुत ज्यादा है। तो साइंस में आपके सॉरी एसएसटी में आपके 22 चैप्टर्स हैं, एसएसटी में 22 चैप्टर्स हैं। सही बताऊं भाई, ये सब लर्न करने का बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लर्न करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी बहुत लर्न करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंस में आप फिर भी आंसर लिख दोगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स की चीजें थोड़ी सी आसान रहती हैं, ज्योग्राफी बहुत मुश्किल रहती है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वहां पे बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट लर्न करना पड़ता है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मैप। ये बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, मत करें। और मैं आपको ना सही बताता हूँ सिंपल स्ट्रेटेजी भाई एसएसटी को करने की, 22 दिन रोज एक चैप्टर लर्न करो, रोज एक चैप्टर लर्न करो, 22 दिन 22 चैप्टर खत्म, एसएसटी ओवर। मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगर और आप 22 दिन 22 चैप्टर लेके चलोगे ना, तब जाके आप इसको कितने महीने, तब जाके आप इसको 30 डेज में खत्म कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आप एक चैप्टर लर्न ना कर पाओ। तो बट आपको मिनिमम टाइम आप अपने आपको 22 डेज ही दो 22 चैप्टर्स करने के लिए, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं एंड एक दिन में एक चैप्टर लर्न करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, मतलब आपके पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 डेज 22 चैप्टर्स लर्न कर लीजिए, एसएसटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे थ्योरी लर्न हो गई ना, केस स्टडी भी निकाल लोगे, एमसीक्यूज भी निकाल लोगे, अगर आपको चैप्टर की इंडेप्थ नॉलेज है तो वर्ड टू वर्ड आपको पता है एनसीईआरटी में क्या लिखा है, वो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। सेम वे साइंस में भी, ठीक है। मैथ्स में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैथ्स का पेपर पिछली बार भी थोड़ा सा टफ आया था लास्ट ईयर। तो 22 चैप्टर्स 22 डेज 22 चैप्टर्स लर्न कर लीजिए, 30 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ वर्क कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ, जो आपका ये बीच वाला टाइम है ना, 15 फेब 20 फेब, जो बीच वाला टाइम आता है, अगर यहाँ पे आप कुछ नया पढ़ने बैठ रहे हैं तो यू आर एन इडियट। आप सोचते हैं कि 15 फेब से 20 फेब के बीच में 5 दिन की छुट्टी, मैं साइंस का कुछ नया पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, यू आर एन इडियट इफ यू आर डूइंग दैट। ये जो टाइम है ना बीच का, जो आपको दिख रहा है 5 दिन 10 दिन 8 दिन बीच बीच में आपको टाइम दिया हुआ है पेपर्स के बीच में, मैं सही बताऊं वो सिर्फ रिवीजन के लिए है। मतलब आपको सब कुछ आता है, बस आप रिवाइज कर रहे हैं। मतलब आपकी प्रिपरेशन मुझे लगता है कि जैन एंड या फिर पेपर स्टार्ट होने से पहले इतनी हो जानी चाहिए कि आप ये बीच का टाइम काटना मुश्किल हो जाए आपके लिए, कि भाई सब कुछ आता है 5 दिन करें क्या। अगर आप इस स्टेज पे आ जाओगे ना तो आपके 98-99% आ जाएंगे, कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कैसे टाइम पास करें पेपर्स के बीच में, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीना बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी चाहिए। मेरा एक सजेशन और भी है भाई, स्कूल को स्किप करें। एक सेकंड में इसको इरेज करोगे, काफी ज्यादा लिख दिया मैंने यहाँ। स्कूल को स्किप करें, कर सकते हैं, घर वाले अलाउ कर रहे हैं, स्कूल मत जाओ, ठीक है। कि कहीं पे भी आप किसी भी जगह पढ़ रहे होगे तो 2-3 घंटे की मैक्स टू मैक्स क्लासेस होती होंगी वहां पे, और आपके पास पूरा दिन है। तो आप अगर 2-3 घंटे की क्लासेस वहां से हटा दो, तो मतलब आपके पास सब कुछ हटा दो, तो मुझे लगता है कि 8 से 10 आवर्स की स्टडी तो यहाँ पे सफिशिएंट करनी ही चाहिए किसी को, अगर उसका एम 95% के ऊपर जाने का है तो इफ योर एम इज टू गो अबव 95%, तो मुझे लगता है कि 8-10 आवर्स का स्टडी इज वेरी मच रिक्वायर्ड राइट नाउ। और अगर आप 1 महीने तक 1 मंथ तक अगर आप 8-10 आवर्स का स्टडी कर लेते हैं, तो आप सच में उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आपके पास बीच में जो पेपर्स के बीच में टाइम है, वहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो 20 फेब को हमारा साइंस का एग्जाम है, उसके बाद 25 फेब को एसएसटी का है। तो ऑब्वियसली बात है 20 से 25 फेब के बीच में वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एसएसटी पढ़ेंगे, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वास्ट ही एसएसटी का सिलेबस है। इतना ज्यादा लर्न करना पॉसिबल नहीं होगा 4 दिन में। अगर आप सोचो कि 10 चैप्टर लर्न कर लोगे तो नहीं होंगे, फिर आप उसको काम चलाने के पर्पज से लर्न करोगे और उसका फायदा आपको नहीं होगा।
ठीक है। एंड उसके बाद 28 फेब को आपका जो एग्जाम है वो हिंदी का है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ और सिर्फ 26 27 मतलब सिर्फ वो देखा जाएगा तो 2 डेज का हॉलीडे दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे वो आपको 2 डेज का हॉलीडे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टाइम कम है, तो आपको हिंदी का कोर्स पहले बहुत पहले कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि सिर्फ आप 2 डेज रिवीजन ही करें। उसके बाद एक अच्छी चीज आपके लिए क्या हुई है, इतनी बुरी चीजों में एक अच्छी चीज हुई है कि मैथ जो सबसे ज्यादा टफ है उसके लिए एटलीस्ट आपके पास 9 डेज का गैप है, क्योंकि 10 को आपका मैथ्स का एग्जाम है 10 मार्च को, तो यहां से यहां तक देखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि 9 डेज का आपके पास गैप है, तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। एंड मैं एक चीज बोलूंगा, उसके बाद आपका 18 मार्च को आईटी का एग्जाम है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा 8 डेज का गैप है बीच में, तो मुझे लगता है कि अगर आप आईटी को ड्रॉप भी कर दोगे ना बी के लिए तो सही रहेगा, मतलब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो और एट दी एंड आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम हो जाता है, तो वहां पे भी लर्न कर सकते हैं आप चीजें, ठीक है ना। तो मुझे ये आप देख सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि 8 डेज में कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट बुक करना इज नॉट पॉसिबल, तो आपको वो इतना तो करना पड़ेगा कि आपका इतना कर लो कि 8 डेज अगर आप अच्छी तरह यूटिलाइज करें तो आपका काम बन जाए, ठीक है। तो यही मतलब ऑटोमेटिकली मैं आपको सच्चाई बताऊं, इंग्लिश हिंदी तो हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया है, मैथ साइंस रिसर्च के लिए मैंने आपको बताई थी एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैंपल पेपर्स, ठीक है। एंड हर चैप्टर के 20-30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के जरूर प्रैक्टिस करो, साथ साथ 3-4 केस स्टडी भी प्रैक्टिस कर लो हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर की, क्योंकि सेक्शन ई में जो है वो 15 नंबर की क्या आ रही है, केस स्टडीज आ रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो मैं आपको सच्चे बताऊं चैप्टर ढंग से आता है ना तो केस स्टडी के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, बट मैथ्स में जैसे एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसमें एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है और केस स्टडी में कुछ और ही आता है, तो उसकी केस स्टडी करना इज वेरी मच एसेंशियल। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप चैप्टर करने के बाद भी केस स्टडी नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपको एक चैप्टर ढंग से आता है तो, जैसे कि पॉलिनोमियल्स एक चैप्टर है, तो यहाँ पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। एंड मैं आपको सही बताऊंगा कोई बुक्स अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, नेट पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी एंड आपको वहां पे आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो एफिशिएंटली। बस बाकी आई वांट टू एंड इट, बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है, एट दी एंड कि भाई इफ यू आर डिसिप्लिन एंड आपको एक बहुत अच्छा परसेंटेज लाना है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्विट सोशल मीडिया बिल्कुल, और यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स मत देखें, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत देखें, बट मुझे लगता है कि इट इज द राइट टाइम कि जितना आप सेल्फ स्टडी कर पाए, तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रादर देन कि आप वो होता है ना बैठ गए वन शॉट लगा लिया 6 घंटे का 7 घंटे का, कुछ फायदा नहीं है ज्यादा। अगर आपको चीजें आती है ना तो जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी खुद से करेंगे ना वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज और बता सकता हूँ, फिर भी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं किसी भी चीज का वन शॉट, तो उसका मैं देखने का तरीका मुझे लगता है कि वो बेस्ट रहेगा कि आप क्वेश्चंस देखें एंड खुद से सॉल्व करें, ठीक है ना। और अगर आप देख भी रहे हैं तो क्वेश्चंस देखे खुद से सॉल्व करें, अपना आंसर मैच करें, अगर आपका आंसर सही आ गया तो आगे बढ़ जाओ, और अगर आपका आंसर सही नहीं आया तो आप वहां पे क्या करें, एक्सप्लेनेशन देखें, अगर सही आ रहा है तो नहीं रुके। तो इससे क्या होगा कि आप एक तरीके से अपना देख के खराब नहीं कर रहे हो, आप एक तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि ये इतना यूजफुल नहीं रहता, मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी जितनी होगी ना, लेक्चर्स देखना रिकॉर्डिंग्स देखना, वो उतना बेनिफिट आपको करेगा ही नहीं लाइफ में, वो बेनिफिट आपको दिख जाएगा जो लोग सेल्फ स्टडी करेंगे उनका एट द एंड पता चल जाएगा कि वो ज्यादा बेनिफिशियल रहे जिन्होंने खुद से चीजें करी है, खुद से सॉल्व करा है बैठ के। तो मैं ये बोल रहा हूँ क्विट सोशल मीडिया भाई, अभी जितना दोस्ती है उसको एंड करो, इन चीजों में टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। यूट्यूब के ऊपर अगर देख रहे हो तो सेल्फ स्टडी के चक्कर में सेल्फ स्टडी कर पाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, तो उस हिसाब से करो। एंड थर्ड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है यहाँ से ये है कि जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम जितना पढ़ सके, अगर मेरी लैंग्वेज में बोलोगे तो मैक्सिमम पढ़ने का मतलब है कि जब आप पढ़ते पढ़ते सो जाए, मतलब आपकी हिम्मत ही नहीं है कुछ पढ़ने की, उसको बोल उस लेवल तक आपको पढ़ना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि अगर जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रही है अभी तक तो उस लेवल तक पढ़ो, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बताओ तो 8-10 आवर्स, बट अगर 8-10 आवर्स में आप सिर्फ बुक खोल के बैठे हो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। उससे अच्छा क्या रहेगा कि अगर आप 4-5 आवर्स भी पढ़ रहे हो बट आप ढंग से पढ़ रहे हो तो 8-10 मत पुश करो, 4-5 पुश कर लो तो और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए रादर देन कि आपने आवर्स बढ़ा दी पर आप बैठे हुए तो फायदा नहीं है कोई, तो 4-5 पढ़ लो,
ठीक है ना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और रह जाती है यहाँ पे कि जैसे कि आप 4-5 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा दूर ही रखो, मतलब मोबाइल मत लेके बैठो अपने साथ। कि आप अगर 1 आवर पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपने 1 आवर एक ढंग से पढ़ाई करी है, 30 मिनट्स पढ़ो, 30 मिनट्स आपने ढंग से पढ़ाई करी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एट द एंड आके। ठीक है, तो कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, रैदर देन कि ज्यादा पढ़ रहे हो और बेकार पढ़ रहे हो, तो उससे फायदा नहीं है। मैंने 8-10 आवर्स इसलिए लिखा था क्योंकि मैं अगर 8-10 लिखूंगा तो आप 5-6 पे पहुंचोगे, तो आप 4-5 पे पहुंचोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 8-10 लिखा है। बट जितना मैक्सिमम पुश कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सीरियस हो अपने गोल के लिए, इफ यू वांट टू अचीव दैट कि भाई हाँ एक अच्छा परसेंटेज लेके आना है, तो मुझे लगता है कि राइट नाउ तो आप जितना मैक्सिमम अपने आप को पुश कर सके ना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो अब हम इसको थोड़ा सा समराइज करके एंड करते हैं इस वीडियो को। तो भी लास्ट स्टेप जो मुझे आपको समझाना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके मार्क्स 15-20% इंक्रीज होंगे, दैट इज़ रिवीजन। एंड एक बहुत अच्छा कोट है, दैट इज़ लेस इज़ मोर, और यहाँ पे वो बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि भाई 5-6 मटेरियल्स को सॉल्व करने ना जाएं, एक मटेरियल को सॉल्व करें 3-4 टाइम्स, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। ये नहीं कि आप लोग मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं एंड देन उसको आप कंफ्यूज हो गए क्या करें क्या ना करें। उससे अच्छा है कि एक मटेरियल चूज़ करें, उसको 3-4 टाइम्स फॉलो करें। मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या चूज़ करना है। पहले एनसीईआरटी, चाहे मैथ्स है, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है, पहले एनसीईआरटी, फिर 3-4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन सैम्पल पेपर। आरडी आरएस बिल्कुल ना करें, लखमीर सिंह बिल्कुल ना करें। मैं ये नहीं कह रहा ये बुक्स ख़राब है, बुक्स बहुत अच्छी हैं, बट क्योंकि 1 मंथ रह चुका है तो आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से करने जाओगे तो आप एक ही चैप्टर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक चैप्टर ही 100 पेजेस का है। तो दिस विल नॉट बी रिकमेंडेड राइट नाउ। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ, रिवीजन बहुत करें, जितना पढ़ें। अगर आप एक दिन में जितना भी पढ़ रहे हैं, जितना आपने एक दिन में पढ़ा है उसको लास्ट में रिवाइज ज़रूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मतलब आप पर डे भी जितना पढ़ रहे हैं उतना भी रिवाइज करें। अगले दिन जैसे आप पढ़ते हैं तो पहले दिन दूसरे दिन दोनों का रिवीजन करें। रिवीजन जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें याद रहेंगी एंड आगे का भी आपको उतना ज़्यादा जो है वो समझ में आएगा। तो दिस विल बी दी मोस्ट बेनिफिशियल थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ, कि रिवीजन पे ध्यान देना है, ज़्यादा मटेरियल पे ध्यान नहीं देना। मटेरियल मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर्स, दैट यू हैव टू डू। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि आपके एफर्ट्स जो है वो लास्ट में आपको अपने एफर्ट्स का सही रिवॉर्ड मिले एंड आप एक अच्छे मार्क्स से जो है वो पास हो। ठीक है, सो फॉर नाउ वी आर एंडिंग इट राइट हेयर।